Okay friends, now let us talk about this lecture, and in this lecture we will cover some more topics with new concepts, with new ideas. देखो your new topics and the next topic is that some bacterial disease. मैंने अभी तक आपको कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया है, उसके बारे में जानकारी दिया है। क्लियर होता है? देखो अभी तक उस तरह का बैक्टीरियल डिजीज को मैंने पढ़ाया जिसको एकदम डिटेल में पढ़ा था एनालिसिस करके, बट अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसको उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट जितना बताना रहेगा उससे कम भी नहीं बताएंगे। बट जैसे निमोनिया के बारे में पढ़ाया तो उस तरीके से इन सारे डिजीज़ को मैं कवर नहीं करने वाला, ठीक है ना, और उतना जानना भी नहीं है, लेकिन जितना जानना है उससे कम भी नहीं बताएंगे, पहले ही बोल दिए। तो देखो सम बैक्टीरियल डिजीज इन दिस लेक्चर वी विल कवर अबाउट दिस वन। इसमें से शायद कुछ ही हो पाए इस लेक्चर में, बट यही आपका टॉपिक है, ठीक है। लिखा हूँ सम बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया होगा और अभी भी बता रहा हूँ। लिखा हूँ कि सम बैक्टीरियल डिजीज आर एज फॉलोज, यानी कि इसमें से कुछ निम्नलिखित बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना होगा। ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं, या फिर कोकिस डिजीज या फिर कोक्स डिजीज, इसको पढ़ सकते हो, कोकिस डिजीज, आई रिपीट, या फिर कोक्स डिजीज, ठीक है ना। दूसरा में निमोनिया, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी नॉलेज दिया है। थर्ड नंबर पे कॉलरा के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ डायरिया के बारे में बताऊंगा, एंड द फिफ्थ वन इज द टेटनस के बारे में आपसे सिखाऊंगा। क्लियर होता है ना। एंड द सिक्स्थ वन इज द साइफिलिस, सेवन लिप्रोसी, एंड द एट वन इज द गोनोरिया। यह एक गोनोरिया, साइफिलिस, ये सब जो है, या फिर लिप्रोसी, ये सब जो है वो एसटीडीएस डिजीज है। अब क्या है या फिर नहीं है, सच में है भी या कि नहीं है, जब उस समय आपको क्लियर होगा जब ये तीनों टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ तब, ठीक है ना। और ये टोटल 8 बैक्टीरियल डिजीज का नाम मैंने लिखा है, और इन सारे 8 डिजीज को मैं 1 बाय 1 करके इसको आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, सो डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है इस ट्यूबरकुलोसिस के साथ से, ठीक है। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, मैं इसे इरेज कर दे सकता हूँ। चलो, हैव यू रिटन? वेरी नाइस। नाउ वी विल कवर अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। अब बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज को नाम मैंने लिखाया है, तो अब समय आ गया है कि इसको 1 बाय 1 करके डिटेल में जाने। तो सबसे पहले ये ट्यूबरकुलोसिस नाम एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब इसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ कि ये आखिरकार कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखो कोई पूछेगा कि क्यों हुआ, या फिर कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस हुआ, तो क्या बोलेगा? तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, समझ गया ना? अच्छी बात है। यही बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए जी? तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के लिए। कंप्लीटेड। फिर बता रहा हूं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन और स्प्रेड, ये फैलता कैसे है, स्प्रेड होने का क्या वजह है। अपने अपने तो फैलेगा नहीं। तो बताया कि इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय कफिंग एंड स्नीजिंग बाय इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको टीबी नाम का बीमारी है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, इसी को क्या बोलते हैं? कोक्स डिजीज या फिर कोकिस डिजीज, समझ गया ना। तो जो भी पर्सन इन्फेक्ट है इस ट्यूबरकुलोसिस नाम के डिजीज से सफर्ड है या फिर सफरिंग कर रहा है, उसके करीब जाइएगा, वो अपना सांस को बाहर एयर में छोड़ेगा और आप उस एयर के कांटेक्ट में जाइएगा, तो जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा जब आप सांस ले लीजिएगा तो, और फिर आपको वो बीमार कर देगा। तो आई होप कि आपने समझा होगा कि कैसे कोई भी हेल्दी पर्सन को ये टीबी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले, चाहे आपके घर परिवार में ही क्यों ना रहे, जो इस ट्यूबरकुलोसिस नाम के डिजीज से सफरिंग कर रहा है या फिर उसको हो चुका है, तो आप उससे दूर रहिए हो सके तो। और कोई भी जूठा चीज उसका लेना नहीं है, वाटर इंक्लूडिंग फूड्स, समझ गया ना।
अच्छी बात है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं लेना। अब बताता हूं कि इसका सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है ट्यूबरकुलोसिस का। लिखा हूं प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का हिंदी होता है लंबा, तो प्रोलॉन्ग्ड लो फीवर दैट राइज इन द आफ्टरनून। शुरुआत में तो वो मॉर्निंग में चाहे जो कहिए वो फीवर जो है वो लो रहेगा, बट जैसे ही दिन ढलेगा और दोपहर का समय आएगा, दैट इज आफ्टरनून, दोपहर जैसे 1 बजे 2 बजे अगर इंडिया में हो तो, तब क्या हो जाएगा, वो फीवर और हाई हो जाएगा। समझ गया ना, हाई हो जाएगा, यही लक्षण है। फिर लिखा हूं कि लंग टीबी हैज कफ, चेस्ट पेन, ब्लड स्टेन्ड। स्टेन्ड का हिंदी मीनिंग हुआ दाग, और इस स्पुटम का हिंदी हुआ बलगम। तो कोई भी पर्सन है जो टीबी से सफर कर रहा है, अगर लंग टीबी है यानी कि जो इन्फेक्शन है वो लंग्स के ऊपर हो चुका है, तो वो पर्सन कफिंग करेगा और चेस्ट में भी पेन रहेगा, यानी कि छाती में भी दर्द रहेगा। और इतना ही नहीं, जब वो कफिंग को बाहर निकालेगा तो एक ब्लड कलर के हल्का सा खून कलर का दाग रहेगा उस बलगम में, उस कफ में, और जब आप कफिंग कीजिएगा तो और पेन जो है वो और बढ़ जाएगा। हैव यू गॉट इट कंप्लीटेड? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं ना, अच्छी बात है। देखो फिर लिखा हूं इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स। जितने भी तरह का लिम्फ ग्लैंड है तो वो क्या करता है, उसको खराब कर देगा, उसको इफेक्ट करेगा। स्वेलिंग मीन्स फूल जाना, यानी कि वो खराब ही ना हो गया लिम्फ ग्लैंड। नेक्स्ट लिखा हूं कि प्रिवेंशन एंड क्योर। ये प्रिवेंशन क्या हुआ और क्योर क्या हुआ? क्या सोच रहा है, लिम्फ ग्लैंड्स क्या होता है? अब आप जानो क्या होता है, बच्चा क्लास की तरह पढ़ाते रहेंगे। प्रिवेंशन एंड क्योर, इसका प्रिवेंशन क्या है, क्योर क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है। किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो वो पेशेंट कैसे बच सकता है, हाउ दैट पेशेंट गेट राइट फ्रॉम टीबी। तो गुड हाइजीन, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना है। एंड सैनिटरी कंडीशन, सैनिटरी कंडीशन का अर्थ होता है स्टूडेंट स्वास्थ्य संबंधित। सैनिटरी का हिंदी मीनिंग हो स्वास्थ्य संबंधित। तो स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी तरह की चीज़ें आप उसको क्लीन रखिए, हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिए। जो भी आपको करना पड़े हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप जरूर कीजिए, इंक्लूडिंग फूड हो जाएगा, क्लॉथ्स हो जाएगा, रूम्स हो जाएगा। तो ये सारा कमरा, क्लॉथ्स, फूड को भी खाइए तो अच्छे से बास करके। फल फ्रूट्स की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे आप बच सकते हैं। इस प्रिवेंशन हुआ, कैसे रोक सकते हो, तो ये टेक्निक अपनाइए, क्लीन रहिए तो आप बच सकते हैं टीबी से। कोई मेडिसिन या फिर कुछ वैक्सीन है सर जिसके कारण मुझे टीबी नहीं हो सकता? हाँ जरूर है। बीसीजी नाम का वैक्सीन तुम सुना होगा, या फिर बीसीजी का टीका लगा होगा वैक्सीन में, या फिर पापा से पूछिएगा या अपने पेरेंट्स से कि आपको बीसीजी का टीका लगा है, तो देखिएगा शायद होगा तो बताएंगे हाँ। यहाँ पे बॉडी पे ही होगा, साइड में, बाइसेप्स के साइड में कुछ बड़ा सा राउंड शेप का इस प्रकार से बना होगा दाग, ऐसा। क्यों भाई ऐसा? इसलिए क्योंकि पहले जो वैक्सीन लगता था वो हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के कारण नहीं बना था, इसीलिए उसका दाग रहता था। लेकिन अब कोरोना का वैक्सीन लगा, कुछ पता भी नहीं चला। वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़िएगा। तो बीसीजी वैक्सीन, इसको याद रखना है, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा वैक्सीन जो है वो कारगर है, और या फिर देते हैं किसके लिए, तो ट्यूबरकुलोसिस। या फिर एक और इसी तरीके का है, उसका नाम है एटीटी, फॉर कंट्रोल ऑफ टीबी। टीबी को कंट्रोल करने के लिए एटीटी भी मेडिसिन है, ड्रग्स है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए। कंप्लीटेड ना, जितना बोला उतना समझे कि नहीं, बस तो काफ़ी है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से पूछेगा कि कौन सा बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरकुलोसिस नाम का डिजीज होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लिखते हैं कुलोसिस लेकिन पढ़ते हैं क्लोसिस, ट्यूबरकुलोसिस।
समझ गए? अच्छी बात है, मैंने रिपीट भी करके बताया आपको। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि गिव 2, 3 और 4 एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, तो आपको नाम बताना पड़ेगा। निमोनिया, डायरिया, गनोरिया, साइफिलिस और भी ट्यूबरकुलोसिस, इतने सारे तरह तरह का आपको मैंने जानकारी दिया है, तो आप लिख लीजिएगा ना एग्जामिनेशन में। तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि कुछ और डिजीज का नाम बता सकें। तो सर क्या ट्यूबरकुलोसिस में बस इतना ही बताना था? तो हाँ, इतना ही बताना था, बस इतना ही जानना है। फिर अब नेक्स्ट डिजीज की ओर मूव करते हैं, ठीक है। इसे आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। योर नेक्स्ट डिजीज इज दैट निमोनिया। अब यह निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। जैसा कि पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में ही निमोनिया के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, जानकारी मैंने दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने वहाँ पर छोड़ा हो, बट फिर भी अब जोड़ लेते हैं कुछ और चीज़ें, या फिर कुछ और समरी की तरह आपको निमोनिया के बारे में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले निमोनिया में जानिए कि निमोनिया जो है वो कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो मैं लिखा हूँ कि डाइप्लोकोकस निमोनिया, या फिर आप इसको याद रखिए, आई रिपीट, डाइप्लोकोकस निमोनिएई, ऐसा मन में याद रखना है, लेकिन बोलना है निमोनिया, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से इंटर के एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, मे भी सीबीएसई और बिहार बोर्ड, बट आप सीबीएसई वाले ही हैं तो आप ख्याल रखिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लिखा हूँ कि मोड ऑफ स्प्रिट्स या फिर इन्फेक्शन, ये कैसे फैलेगा या फिर इसका तरीका क्या है, क्यों फैल जाएगा। तो बताया कि स्प्रिट्स बाय इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको निमोनिया नाम के बीमारी हुआ है, उस व्यक्ति क्या करता है कि कफ करता है, बलगम बाहर फेंकेगा और सांस लेगा, तो सांस लेगा और छोड़ेगा, इनहेल और एक्सहेल करता है, तो जो बैक्टीरिया उसके बॉडी में प्रेजेंट है वो ड्रॉपलेट के रूप में बाहर स्नीजिंग के दौरान, छींकने वक्त, खांसते वक्त बाहर निकलता है। और कोई भी एक हेल्दी पर्सन है उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में अगर आ गया तो उसको भी हो जाएगा निमोनिया। इसीलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो उसको निमोनिया हुआ है तो उस व्यक्ति से आप जितना ज़्यादा हो सके मेक डिस्टेंस, एटलीस्ट टेक 2 हैंड डिस्टेंस, 2 हाथ की इस प्रकार से लंबी दूरी बनाए रखें, ठीक है ना, ताकि आपको भी नहीं हो, चाहे वो अपना फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना रहे। बीमारी किसी को चिंता थोड़ी है जी। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाइए तो मास्क लगा के जाइए, या फिर ऐसा कुछ भी कीजिए जिससे आप इन्फेक्ट नहीं हो पाए, या फिर ज़्यादा पेशेंट के क्लोज नहीं जाना है, तो भी निमोनिया हो जाएगा। इसीलिए बी केयरफुल। आई होप कि आपने सीखा होगा कि मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, कैसे फैला है। अब सिखा रहा हूँ कि इस निमोनिया का लक्षण क्या है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में, बट फिर भी अभी बता रहा हूँ। तो बताया मैंने इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हूँ, इन्फ्लामेशन का मतलब हुआ सूजन एवं जलन का ये एवं जलन। अब समझ गया ना इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होगा। जरा सा में ये क्या हो जाता है, यानी हाँ लंग्स में सूजन हो सकता है, और कभी कभी समय के साथ साथ उसमें पेन भी होगा और जला हुआ महसूस करोगे, जलन जैसा महसूस करेगा। चुनचुनाना जिसको बोलते हो शरीर पर, तो कैसे जला जैसा महसूस करते हो, जस्ट लाइक दैट। अरे जैसे मान लो आप सनलाइट में खड़ा हो, स्वेटर पहन के, कोट पहन के, ब्लेजर पहन के, व्हाटएवर मे बी यू लाइक, तब जलन जैसा महसूस होता है ना, बॉडी चुनचुनाने लगता है इस प्रकार से, तो जस्ट लाइक दैट कुछ उसी तरीके का फीलिंग आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हूँ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कफ, कोल्ड एंड फीवर। और ये जो लाइन हमने लिखा है, इसी के चलते बहुत सारे बच्चे जो है वो पहले आज से
तकरीबन 15 साल 20 साल पहले की बात करूं तो बहुत सारे बच्चा मर जाता था निमोनिया के चलते। क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, सांस प्रॉपर तरीके से वो ले नहीं पाता है, और यही कारण है कि निमोनिया के चलते मर जाता है। और पहले उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं ना था जी, अब ना हो गया है कि कोई भी डिजीज के हो जाए आपको बचाया जा सकता है। हैव यू गॉट इट? समझ गया ना? अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूँ प्रिवेंशन एंड क्योर। इससे बचने का क्या तरीका है, कैसे बच सकते हैं? तो है तरीका, लिखा हूँ स्पेसिफिक डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का टैबलेट्स का आप इस्तेमाल कीजिए, एक कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि जितना मन हुआ उतना एक बुक का उठाया खा पी लिया, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर डोज से लीजिए टाइम टू टाइम, आपको जो है वो ठीक जरूर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चीज़ें समझ रहे होंगे, अच्छी बात। लेकिन सर एक बात बताइए, ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स वैसे टैबलेट्स को कहते हैं जो हर एक चीज़ में काम करे, दर्द में, बुखार में, या फिर कुछ और कहा ना महसूस हो रहा हो, बेचैनी में भी, या फिर पेनिंग में, स्वेलिंग में। एंटीबायोटिक्स का अर्थ ही ये हुआ कि वो दवा कि थोड़ा थोड़ा हर एक डिजीज़ में ही काम कर लेगा, तो एंटीबायोटिक्स ही काम करेगा। तो सर क्या स्पेसिफिक नहीं है? क्या है, इसके लिए भी है, ठीक है ना? और यही तो है जी पेनिसिलिन, और भी बहुत सारा है। एनी हाउ, गुड पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशंस मेक श्योर। हर एक बीमारी के लिए एक रामबाण इलाज यही है कि आप पर्सनल क्लीनिंग रखें, यानी कि क्लीनलीनेस पर पूरा बेस्ट तरीके से ध्यान दीजिए। जिस बिस्तर पर सोते हो, जो क्लॉथ्स पहनते हो, जिस वातावरण में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, वहाँ प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा हो। मेक श्योर अगर साफ सुथरा वो रहता है तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि किसी भी तरह का बीमारी जो है वो आसानी से फैल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत क्लीन कर दिया। और ज़्यादातर बीमारी जो है वो वैसे जगह पे पनपता है, थ्राइव्स करता है, यानी कि फलना फूलना, यानी कि वो और इन्हांस्ड होगा, बढ़ोतरी होगा उसका संख्या में। वो कैसे? तो बैड सिचुएशन में, बैड कंडीशन में, खराब एरिया पे, खराब प्लेस पे वातावरण खराब कर दीजिए। तो क्लीन का पूरा ध्यान दीजिए, यही रामबाण इलाज है हर एक डिजीज के लिए। जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? अच्छी बात। आई होप कि आपने जितना मैं समझाना चाहता था उतना समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है इतना में नहीं होगा। चलिए इसे लिख लीजिए ताकि कुछ और भी जानकारी दे सकूं। नेक्स्ट वायरल डिजीज के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? अच्छी बात है। इंक, चलो इसे इरेज कर देते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। लेट अस टॉक अबाउट कॉलरा। अब कॉलरा के बारे में आपको जानकारी देता हूं जी कि कॉलरा आखिरकार होता क्या है, ठीक है ना? ये तो नहीं बताने वाला कि होता क्या है, लेकिन हाँ यही बताऊंगा जरूर कि होता क्या है। अब कैसे हुआ, कैसे फैलेगा, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो कॉलरा है क्या, तो आ गया चर्चा, तो जानकारी दे देता हूँ। कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज है। कॉलरा इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, और जिसको भी होता है दैट पेशेंट सफर फ्रॉम watery diarrhea, vomiting, nausea, dehydration. Then this type of the disease, or then this type of the bacterial disease is called cholera. Completed? बोल दिया तो बता दिया। अब बताता हूँ कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, तो कॉलरा होने के लिए। तो लिखा हूँ नीचे कि विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा, विब्रियो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया है जिसके चलते क्या होता है, कॉलरा होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, इंटर के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, इसीलिए बी केयरफुल, इसको हमेशा याद रखिएगा। देखो ठीक है ना, कॉज भी पूछेगा कि किसके कॉज हुआ, कॉज्ड बाई, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कंप्लीटेड? कंप्लीटेड। नाउ मोड ऑफ इन्फेक्शन या फिर स्प्रेड, ये कैसे फैलेगा, क्या तरीके है फैलने, तो मैं यहाँ पे लिख रखा है कि कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड स्प्रेड्स थ्रू हाउस फ्लाइज। घरेलू मक्खियाँ होता है हाउस फ्लाइज, या फिर आप पानी को पी लिए, भोजन खा लिया जो खराब है या फिर जो बासी है, तो भी हो जाएगा कॉलरा। समझ गया ना कैसे फैलता है? फिर बता रहा हूँ कि सिम्टम्स क्या है।
हाँ जी, ऐसे ही थोड़ी फैल जाएगा। वो वाटर खराब है पी लिया तो भी कॉलरा हो जाए, नहीं, बैक्टीरिया मौजूद रहेगा उस पर तो ही हो सकता है। समझ गए, अच्छी बात है। तो कोई भी पेशेंट जो कॉलरा से सफरिंग कर रहा है उसको तुरंत एक अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। ऐसा नहीं कि सीरियस बीमारी है, लेकिन कॉलरा खराब बीमारी है, इसको तुरंत दिखाने की जरूरत है। सिम्टम्स क्या होगा, जस्ट लाइक ए समरी मैं बता रहा हूँ हर एक डिजीज के बारे में। अभी सिम्टम्स क्या है, तो डायरिया, वोमिटिंग, नोसिया एंड डिहाइड्रेशन। डायरिया पता ही है, और वोमिटिंग आता ही है, नोसिया नहीं पता है। नोसिया एक उल्टी तो होता ही है, लेकिन एक ऐसा स्टेज चला जाता है जिसमें पेशेंट को अंदर से महसूस होता है कि उल्टी नहीं है, जिसको कहते हो मन हुलिया रहा है या फिर जी हुलिया रहा है, तो वही नोसिया का केस होता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, शरीर में सूखा जैसा लगता है, स्किन जो है वो हार्डनेस जैसा हो जाता है, और भी बहुत सारा है। एनी हाउ, नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन एंड क्योर। इससे कैसे बचेंगे, इसका क्या इलाज है, क्या समाधान है, तो मैं बताया हूँ, गुड हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशन। कहा था ना कि रामबाण इलाज है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके तो क्लीन हर एक चीज़ को रखने का प्रयास कीजिए, क्लीनलीनेस पर ध्यान दीजिए, आपको ये कॉलरा नहीं होगा। जो भी क्लॉथ्स पहनते हो वो क्लीन रहना चाहिए, वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए, है ना। कॉलरा वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन, एक वैक्सीन है जिसका नाम है कॉलरा। ये पूछ देगा कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, तो कॉलरा। ORS टू कंट्रोल डिहाइड्रेशन, कॉलरा के केस में क्या लेंगे तो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करेगा, तो ORS ड्रग्स है, ये भी ले सकता है कोई भी जिसको कॉलरा हुआ है। कॉलरा पेशेंट ही लगा, और हम लोग कहा लेंगे भैया ना, हम लोग तो पहले से ही हैं। तो आई होप कि जितना जानकारी देना चाहता था कॉलरा के बारे में, हाँ मुझे पता है, सोच रहा हूँ कि और डिटेल में बताइए, बट डिटेल में भी नहीं बता रहा क्योंकि इसके बारे में अभी नहीं जानना है डिटेल में, ठीक है ना। जस्ट लाइक ए समरी बताया हूँ कॉलरा के बारे में। डिटेल जैसे निमोनिया के पढ़ा है, और भी बहुत सारे वायरल डिजीज को डिटेल में बताया हूँ, वैसा नहीं, अभी समरी के रूप में जैसे कुछ वायरल डिजीज को बताया ना था ना, जस्ट लाइक दैट। इसीलिए आपको तकलीफ नहीं करना कि कुछ से अभी और जानना था सर, अभी बताया नहीं, क्योंकि पहले बोला समरी की तरह पढ़ा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ इस डिजीज के बारे में। कंप्लीटेड कन्फ्यूजन है नहीं ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि मैं कुछ और भी बैक्टीरियल डिजीज को पढ़ा सकूँ। समझ गया ना, चलिए अच्छी बात है। इरेज कर देता हूँ, लिख लिया, मिटा देना। लेट अस टॉक अबाउट डायरिया। अब डायरिया के बारे में बताता हूँ, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है, और डायरिया किसके चलते होता है, अब इसके बारे में हर एक चीज़ बताता हूँ। कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है डायरिया होने के लिए, तो लिखा हूँ ई कोली, शिगेला बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कहिए, चाहे वायरस या फिर शिगेला बैक्टीरिया रहे, चाहे ई कोली ही क्यों ना रहे, इसके कारण भी हो सकता है डायरिया। इसमें से कोई एक के कारण भी डायरिया हो सकता है। समझ गया ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है कि डायरिया जो है वो किसके चलते होता है या फिर होना है, तो इसमें से कोई भी रहेगा ऑप्शन में तो आप टिक आउट कर सकते हैं, या फिर 2 गो रहे 3 गो दे दिए इसमें से ऑप्शन, और डी में रहे ऑल तो ऑल लगाइएगा। समझ गया ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट बताता हूं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये डायरिया आखिरकार फैल कैसे जाता है, 1 से 2 में, 2 से 3 में कैसे। लिखा हूं कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, खराब भोजन और खराब पानी पीजिएगा डायरिया हो जाएगा। आप ऐसा भोजन करते हो जो बासी है, खराब है, कल का भोजन 2 दिन के बाद करते हो, आज का भोजन 2 दिन के बाद करते हो, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, तो भी डायरिया हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बी केयरफुल, चाहे भोजन कितना भी, संजीवनी बूटी तो नहीं होगा, इतना तो तय है जी। तो जो भोजन पकाया गया है आपके किचन में, उस भोजन को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा के अंदर में ही उसको फिनिश कर लेना है, या फिर 10 आवर्स। 12 घंटा के बाद खाइएगा, 14 घंटा के बाद, 24 घंटा के बाद, तब तो बेकार ही समझिए आप। न्यूट्रिशनल वैल्यू नल कहिए, चाहे हानि छोड़ के आपको वो भोजन कुछ और नहीं प्रोवाइड करेगा। इसीलिए बासी भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे कितना कॉस्टली क्यों ना पका हुआ रहे। हाँ, ड्राई फ्रूट्स चल सकता है, और अब तो उसको कंजर्व करके खाने के ज़माना आ गया, तो मैं उसकी बातें नहीं करने वाला, लेकिन मैं ये कहने वाला हूँ कि जो भोजन आपके घरों में पका है उसके बारे में बोल रहा हूँ।
और अक्सर लोगों को देखते हैं कि बाहर जा कर के मैगडी में या फिर कैफ़े में जा कर के वो खाना, कैफ़े में, साइबर कैफ़े की बातें नहीं कर रहा, कॉफ़ी वाला जो होता है ना उसकी मैं बातें कर रहा हूँ, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में चले गए, वहाँ जाकर खाना खा रहे हैं और फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो भी डायरिया होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितना भी ठेले पर रख करके बेचता है खाते हो, तो वो भी डायरिया का शिकार वहाँ से भी आप बन सकते हो, क्योंकि जितना भी डस्ट है रोड पर, ट्रक वगैरह चल रहा है, वो सब के सब उसी में मिला देगा जी, और उसी में आपको दे देगा, लो खा लो। उसको क्या, उसको तो पैसे से लेना देना। इसीलिए हेल्दी भोजन पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, प्रिवेंशन करने का ही तरीका, बेस्ट तरीका। तो आप इन सारी बातों को भी जोड़ सकते हो। नेक्स्ट लिखा हूँ सिम्टम्स का लक्षण क्या है, लिखा हूँ लूज वाटरी स्टूल्स, आपको जो लाइटिंग होगा वो पतला हो जाएगा, बार बार होने लगेगा, 2 घंटा पर ही हो जाएगा, कभी कोई आधा घंटे पे भी हो जाएगा। फिर लिखा हूँ नौसिया, यानी कि उल्टी जैसा मन आएगा लेकिन उल्टी होगा नहीं, वोमिटिंग, फिर डायरेक्टली उल्टी भी हो जाएगा। फीवर, बुखार रहेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगेगा। आप किसी को लाइटिंग हो रहा है, खाना खाएगा और लगेगा अभी तो वही नहीं मिलेगा आपको खाने के लिए, और वैसे ही भूख लगेगा नहीं। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का हिंदी मीनिंग होता है भूख। भूख होता है भाई, अब कौन किस तरह का भूख है आप समझ सकते हो। स्टोमक पेन्स, पेट में दर्द होगा। डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, जैसे कि वाटरी लाइटिंग हो रहा है तो वाटर का बॉडी से लॉस हो जाना ही डिहाइड्रेशन होता है। और वेट लॉस, वजन भी घट जाएगा, इसीलिए बी केयरफुल। प्रिवेंशन एंड क्योर, इसका इलाज क्या है, तो लिखा हो कि प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, अच्छे तरीके से आप क्लीन रहिए। जो भी फूड भोजन आपके घर में बनता है, मेक श्योर कि उसे अच्छे से वॉश किया जाता हो। बाजार से कोई भी हरा सब्जी लाया और ऐसी नहीं खा लेना, उसको अच्छे से धोइए फिर बनाइए तब खाइए। ज़्यादा तल के भी खाने से भी हो जाता है। एनी हाउ, एंड सैनिटरी कंडीशन, और वो वही बात हो गई कि हेल्थ संबंधित जो चीज़ें है उसका ख्याल रखिए। ORS नाम का ड्रग्स है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू बी गिवन टू चेक हाइड्रेशन। बॉडी में जैसे पानी की कमी हो जाता है, सूखा जैसा महसूस करेगा, तो उसके लिए ORS मेडिसिन ले सकते हो। डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी डायरियल ड्रग्स, आप एक बेस्ट डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ आपको बताएगा कि एंटीबायोटिक्स और एंटी डायरियल ड्रग्स जो डायरिया को कंट्रोल कर सकता है, इसको कैसे किस तरीके से खाना है और कितना अमाउंट में लेना है। आई होप कि आपने सीखा होगा, सीखे हो ना, अच्छी बात है। तो आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए, समझे? चलो इसे लिखो, लिख लिया। वी विल कवर अबाउट टेटनस, ये टेटनस के बारे में जानते हैं। इसके नाम बहुत बार सुना होगा, बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। तब बताता हूँ टेटनस के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट इज कॉमनली कॉल्ड एज लॉक जा। टेटनस को किस चीज़ के रूप में जानते हैं, तो लॉक जा के रूप में भी जानते हैं टेटनस को। समझ गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो इस पार्टिकुलर पॉइंट से पूछ सकता है। याद रखिएगा, इंटर का एग्जाम में भी ये पूछ सकता है या फिर सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं कि टेटनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज या फिर ऑल्सो नोन एज, तो लॉक जा के नाम से जानते हैं। लिखा हूं कि द स्पोर्ट्स कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स इन डस्ट एंड सॉइल एंड आर रेसिस्टेंस टू बॉइलिंग। जो ये टेटनस है वो बहुत ही ज़्यादा, जो इसका बैक्टीरिया है या फिर जो टेटनस का ये, तो जो इस टेटनस के कारण बनता है, जो चीज़ें हैं, बीजाणु है, गुण है, वही गुण वही चीज़ सॉइल में कई सालों तक रह सकता है, धूल में भी कई सालों तक रह सकता है, डस्ट में रह सकता है, और गर्म पानी में भी चला जाएगा ना तो भी ये नहीं मरने वाला है। समझ गया ना? ऐसा मत समझे कि मिट्टी है उसको गर्म पानी में कर दिए और फिर उस मिट्टी को छू रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो हमको टेटनस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग करने पर भी नहीं मर रहा, पहले ही लिख दिए। लिखा हूँ कि दे डाई, ये मरेगा कैसे, तो ये मर सकता है ओनली बाई ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें मशीन के थ्रू इसको मारा जा सकता है। आपको बॉडी पर इंटरप्रेट करेगा कुछ इस प्रकार से डॉक्टर, एक प्रोसेस है, बस इतना ही जानिए, जिसके थ्रू वो आप इस बैक्टीरिया पे काबू किया जा सकता है, इसको मारा जा सकता है। ठीक है? बैक्टीरिया
कौन सा बैक्टीरिया के कारण ये टेटनस हुआ, तो लिखा हूं कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, याद रहेगा ना, अच्छी बात है। तो यही बैक्टीरिया है जिसके कारण टेटनस होगा। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको ध्यान में रखेगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूं मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये फैलेगा आखिरकार कैसे। आई होप कि आप इसे लिख भी रहे होंगे, लेकिन अभी सुनेगा कि मोड ऑफ इन्फेक्शन होने का तरीका यह है कि बैक्टीरिया इंटर द बॉडी थ्रू वॉन्ड्स एंड इंजुरीज बाय इंसिडेंट्स। एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट तो हिस्ट्री में पढ़ना है ना, ही चौरी चौरा इंसिडेंट जो 10 में ही पढ़ा होगा। घाव होता है, घाव का नाम सुना हो ना, है ना हिंदी में, जी हाँ। तो वॉन्ड्स का हिंदी वो घाव, और इंजुरीज कहीं कट गया, छट गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तुम जा रहे थे साइकिल से गिर गए, बाइक से गिर गए, कॉमनली यही होता है। तो क्या होगा कि गिरे तो घाव हो गया, या फिर रगड़ा गया, छिला गया, तो इसी के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो इंटर कर जाएगा और आपको टेटनस हो जाएगा। इसीलिए उस जगह पे मेक श्योर की पट्टी बांधे हो, बैंडेज। इसीलिए डॉक्टर देखते हो कि जब ऑपरेशन करेगा, अपेंडिक्स का हो, चाहे पेट का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, तो वो क्या करता है, अच्छे से पट्टी करता है और वो पट्टी को बदलता है। बदलने का क्या कारण है, इसलिए बदलता है ना, ताकि कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। यहाँ पे कट है, यहाँ से इजीली वायरस बैक्टीरिया इंटर कर सकता है, और टेटनस तो और खास करके जल्दी ही हो जाएगा। इसीलिए बी केयरफुल। कैसा होगा पता चल रहा है, और बता रहा हूँ कि दे कैन ऑल्सो इंटर द बॉडी बाय द यूज ऑफ इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे रोगाणु, स्टेरिलाइज्ड का हिंदी में नहीं हुआ रोगाणु, तो कोई भी रोग है उस रोग को का ऑपरेशन हुआ है, या फिर उसमें कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो, वो इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छे से क्लीन नहीं है, वॉश नहीं किया गया है, धोया नहीं गया है, तो भी टेटनस हो सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो ख्याल रखने वाली बात है कि इट अकाउंट्स फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज इन्फेंट्स मे गेट इट। जो छोटे बच्चे होते हैं वो मर सकता है इस टेटनस के चलते। अब कोई पूछ रहा हो कि छोटा बच्चा कैसे, जब बेबी जन्म ले रहा है, गर्भाशय से बाहर निकल रहा है, तो उस समय डॉक्टर हो सकता है कि जो सर्जरी करके बच्चा को बाहर निकाल रहा है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सर्जरी करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। समझ गए? तो इस इंस्ट्रूमेंट में शायद खराब रहे, पुराना हो, अच्छे से धोया नहीं गया है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी उस बच्चे में टेटनस हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स में जाएगा और पेरेंट्स के थ्रू बच्चे में भी जा सकता है ये डिजीज। तो सर्जरी के समय जब बच्चा बाहर निकाल रहा होता है तो भी ये टेटनस हो सकता है बच्चे को, और माँ को तो क्या ही कहना। आई होप कि आपने समझा होगा, जितनी सारी बातें मैंने बताया उतना और भी बताता हूँ टेटनस के बारे में जो आपको जानना चाहिए। तो उससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए, लिख लिया ना, वेरी गुड। उतना सभी चीज़ों को जानने के बाद अब समय आ गया है कि उसका सिम्टम्स क्या होगा इस टेटनस के, इन्हीं सारी चीज़ों को जानकारी देता हूँ। तो मैं बताया कि पेनफुल मस्कुलर स्पैस्म स्पेशली ऑफ नेक एंड जॉ, मसल्स में पेन रहेगा, बॉडी में ही पेन रहेगा, लेकिन स्पैस्म का मतलब हुआ ऐंठन जैसा, अचानक से बॉडी में पेन आएगा, जैसे किस प्रकार से कपड़ा कैसे ऐंठते हो वैसा महसूस होगा। स्पेशली कहाँ पे जी, तो हमारा ये नेक पे, यहाँ जा पे और यहाँ गर्दन पे ज़्यादा ऐंठन जैसा महसूस होगा, उसी को स्पैस्म बोलते हैं, ऐंठन। ठीक है ना, अच्छा। स्टिफनेस ऑफ नेक एंड रिजिड जॉ मसल्स, नेक में ऐसा लगेगा कि जैसे कि रुक गया है नेक, इस प्रकार से स्टिफनेस, हार्डनेस आ गया, ऐसे करोगे तो दर्द होगा। एंड रिजिड जॉ मसल्स, और जॉ का जो मसल्स है वो कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। लॉक जॉ कंडीशंस, कभी कभी क्या होता है कि जॉ जो है अभी ऐसे खुल रहा है, इस प्रकार से लॉक हो जाएगा, जिसे ही जॉ लॉक बोलते हैं,
जब माउथ नहीं ओपन करेगा, जिसे हिंदी में दत्ती बोलते हो कि दत्ती लग गया है, दाती लग गया है बोलते हो ना, वही होता है जोकला के कंडीशंस में। वहीं लिखा हूँ कि व्हेन द पेशेंट कैन नॉट ओपन द माउथ, मुंह नहीं ओपन कर पाएगा तो दैट इज द जा लॉक। लिखा हूँ कि कन्वल्सन्स एंड पैरालिसिस ऑफ मसल्स, पैरालिसिस ऑफ मसल कि मसल जो है वो पैरालाइज्ड भी हो सकता है जहाँ पे हुआ वहाँ पे, या फिर कन्वल्सन्स का अर्थ हुआ कि अचानक से बॉडी में कुछ अजीबो गरीब हलचल होगा जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। इसे समझना हो तो दौरा बोल सकते हो हिंदी में, जैसे कैसे बोलते हो कि मिर्गी आ गया, दौरा आ गया, फरका आ गया, जस्ट लाइक दैट, कि वही बॉडी में होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। समझ गए? अच्छी बात है। नेक्स्ट बता रहा हूँ प्रिवेंशन एंड क्योर, बट इससे पहले इतनी सारी चीज क्लियर है ना, क्या बताया जो बोलो। प्रिवेंशन एंड क्योर, एटीएस एंटी टेटनस सीरम नाम है, एटीएस का फुल फॉर्म हुआ, आई रिपीट, एटीएस का फुल फॉर्म हुआ एंटी टेटनस सीरम। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इंजेक्शन के रूप में बॉडी में। इंजेक्शंस विथिन 24 आवर्स ऑफ इंजरी स्पेशली इफ हर्ट बाय रस्टेड आयरन। अगर जो एक्सीडेंट हुआ है वो आयरन पीसेस से हुआ जिसमें जंग लगा हुआ है, तो 24 घंटा के अंदर में ही आपको एटीएस नाम के इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म है एंटी टेटनस सीरम। कंप्लीटेड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ जाएगा कि क्या कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं ये टेटनस से बचने के लिए, तो एंटी टेटनस सीरम एटीएस। समझ गया ना? तो आई होप कि आपने सीखा होगा। तो इतनी सभी चीज़ों को नोट कीजिए जो भी मैंने बताया है आपको। चलो लिख लिए होंगे, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इस लेक्चर में कुछ बैक्टीरियल डिजीज को कवर किया और अगले लेक्चर में बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज को कवर करेंगे इस लेक्चर की तरह। तो हमारे साथ बस लगातार, मैं भी जैसे मेहनत करता हूँ, मैं मेरी टीम के साथ मेहनत करता हूँ, या फिर मैं मेरा टीम के साथ मेहनत करता हूँ, ठीक उसी प्रकार से आप भी मेहनत कीजिए और जो भी बुक्स है उसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं कन्फ्यूज़न है मैसेज कीजिए, और जो भी बायोलॉजी का चैप्टर्स हार्ड लगता है वो चैप्टर का मैसेज कीजिए, उसी चैप्टर को सबसे पहले आपके लिए वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा। समझ गया ना स्टूडेंट? अच्छी बात है। और अपना ख्याल रखा कीजिए, डिजीज़ बीमारी है तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको क्लीन पर ध्यान देना है। वैसे तो शौकीन हो ही, कहना ही क्या है, हर एक स्टूडेंट ही होता है, और गर्ल्स स्टूडेंट को क्या ही कहना है ना जी। तो अच्छी बात है, क्लीन रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, और गंदा कपड़ा कहीं पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्लीन रहिएगा बीमारी आपको उससे उतना ही ज़्यादा दूर रहेगा। समझे ना? अच्छी बात है। तो फिर से आपके साथ मुलाकात होगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए अंदाज में। बस तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए, घर पे रहिए, चाहे घूमते रहिए, दोस्तों के बीच में मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे।